This chapter is called surface chemistry. Okay, surface chemistry basically क्या होता है, मैं आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं. Surface chemistry basically that deal with the phenomena that taking place on the surface. समझ गए? जो भी फिनोमेना या जो भी आपकी इवेंट या जो भी चीज आपकी सरफेस पर होती है, दैट इज वो सारी चीजें आपकी सरफेस केमिस्ट्री में आती है. समझ गए मेरी बात? सरफेस केमिस्ट्री आप लिख सकते हैं यहाँ पर. सरफेस केमिस्ट्री deals phenomena of नहीं that take place on the surface. सरफेस समझ में आया? जो चीज आपकी सरफेस पे हो रही है वो सारी चीजें सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आती हैं. बात समझ में आया? क्लियर है ना? यस, एम टू मीट पहले ये आप क्या कर लो, आप इस आप नाम को रीनेम कर लो, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगी. ओके, रीनेम करके ज्वाइन करो. यस, दिस इज द 12th का पार्ट है. ये 12th का पार्ट है, मींस चाहे HSC बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो या आपका CBSE बोर्ड हो, दोनों में 12th में आता है सरफेस केमिस्ट्री. ओके, 12th का सिलेबस है ये. ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री इसका बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, इवन जेई में भी क्वेश्चन आता है. जेई में फिक्स रहता है कि क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो वही पार्ट आपको जेई में आता है, इवन नीट में आता है. बोर्ड में आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, बोर्ड में आपका इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका 2 और 3 मार्क्स का हो सकता है, और जेई में आपका एक सिंपल सा सिंगल क्वेश्चन ही आने वाला होगा. ओके, नाउ अभी आपको आइडिया लग गया कि जो भी सरफेस में चीजें होती हैं, दैट फिनोमिना इज टेकिंग प्लेस. जो आपका सरफेस में चीजें होती हैं, सरफेस में रिएक्शन होती हैं, वो आपका सरफेस केमिस्ट्री के बैनर के अंदर आते हैं. ओके, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर में हम लोग डील करते हैं. बेसिकली अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपका एक बीकर है. ओके, इस बीकर में कुछ तो भरा हुआ. लेट्स से हम इस बीकर में कुछ पार्टिकल्स यहाँ से फिल कर दिए. एंड दीज पार्टिकल्स, ओके, इसको आप समझो, इसको बोलते हैं सरफेस और सरफेस पार्टिकल्स. ओके, सरफेस और सरफेस पार्टिकल्स. एंड दैट पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं बल्क. बल्क और बल्क पार्टिकल. बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? सरफेस क्या है? सरफेस पार्टिकल, जो टॉप लेयर मोस्ट पे पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल. ओके, और जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बल्क पार्टिकल. क्लियर है ऑल ऑफ यू? समझ में आया ना? बोलते जाओ अगर कुछ डाउट होता है तो. ओके, नाउ नेक्स्ट, इस लेट से इसमें कुछ वाटर फिल है या कोई भी स्पीसीज फिल है, इसके ऊपर कुछ एयर होगा बेटा. एयर के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, राइट? यहाँ पर एयर हो सकता है, H2 हो सकता है आपका, O2 गैस हो सकता है, N2 गैस हो सकता है, CO2 गैस हो सकता है, कोई सी भी गैस हो सकती है. समझ गए? तो जो आपका सरफेस होता है ये बेसिकली हम बोल सकते हैं बाउंड्री वॉल है बिटवीन एयर एंड दिस बल्क, राइट? कह सकते हैं कि नहीं? यस सर. ओके, नाउ सिमिलरली एक और अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, एल्यूमिना का नाम सुना? एल्यूमिनियम होता था, एयर के साथ रिएक्शन करता था, राइट? Al2O3 फॉर्म करता था. याद आया कुछ?
नहीं याद आया? एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्शन करके Al2O3 फॉर्म करता था। एल्यूमिनियम का कलर आपका सिल्वर कलर का होता है, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद तो लिख लो। एल्यूमिनियम का कलर आपका सिल्वर कलर का होता है, एकदम चमकीला सिल्वर कलर जैसा। ओके, नाउ जब ये एयर के साथ रिएक्शन करेगा, ड्राई एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। यस सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका Al2O3 फॉर्म होगा, एंड Al2O3 का जो सरफेस होता है दैट इज ग्रे कलर। या Al2O3 आपका ग्रे कलर का होता है। बेसिकली हुआ क्या है, आप समझो मेरी बात यहाँ पर। लेट्स से ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो आपका सरफेस है, सरफेस मींस ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में आपने क्या किया, एयर से रिएक्शन कराई। अंदर एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ये सरफेस फिनोमिना है, और सरफेस में आपका Al2O3 फॉर्म हो गया। समझ गए मेरी बात ऑल ऑफ यू? ओके, ये आपका सरफेस पर रिएक्शन करेगा और ये भी आपका सरफेस पर रिएक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? ओके, नाउ ये चीज समझ गए ना, तो अभी आपको सरफेस केमिस्ट्री का कुछ मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि सरफेस केमिस्ट्री वो है जो सरफेस के ऊपर जो भी डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ओके, आप इस पार्ट को एक लाइन लिख सकते हो सरफेस में, दैट इज सेपरेटली, ये क्या है, एयर और बल्ब को सेपरेट करता है। ओके, सेपरेटेड द एयर फ्रॉम द बल्ब पार्टिकल्स। सबको समझ में आया? बहुत ही स्लोली चल रहा हूँ मैं। ओके, कोई भी चीज नहीं चल रहा। ओके, नाउ इस चैप्टर का बेसिक ये चीज है, सरफेस में चीजें होती हैं इसलिए हम लोग इस चैप्टर को डील करते हैं। समझ में आया? अभी इस चैप्टर का मेन पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। आई थिंक एडजॉर्प्शन नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? यस सर। गुड वन। एडजॉर्प्शन, ओके, ADSORPTION, स्पेलिंग ध्यान से समझना बेटा, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीनिंग क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी? सरफेस पे हो। यस, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन at the surface due to the molecular surface force. Basically adsorption means किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अपने सरफेस पर ही रखेगा ये, या किसी भी चीज को सरफेस तक ही एडजॉर्ब करेगा, अंदर नहीं ले जाएगा। बेसिकली आपका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इस तरीके से हो सकता है, जैसे आपका बोर्ड होता है, जो व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग मार्कर से लिखते हैं, राइट? जब मार्कर से लिखते हैं तो क्या मार्कर बोर्ड के अंदर तक जाती, क्या उसकी इंक नहीं जाती ना, सिर्फ सरफेस पर चिपक के रह जाती है। दैट इज कॉल्ड अ सरफेस फिनोमिना, या उसको हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। बात समझ में आया? एक और आपने अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़ा होगा, H2Ni, राइट? जब हम H2 बनाते थे हाइड्रोजन प्रोसेस में, याद करो, एडजॉर्ब निकल यूज करते थे या ऑक्सीडेशन निकल्स, राइट? सारा कुछ भूल गए, मैं बताता हूँ, चलो एक एक एग्जाम्पल हम लोग नोट डाउन करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, द फिनोमिना। डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा एडजॉर्प्शन का? इट इज अ फोर्स, या फिनोमिना लिखो या फोर्स लिखो, it is a force in which particles of substance adsorb। इसको एक चीज से याद रखना, दैट इज कॉल्ड अटैच्ड, राइट? सिर्फ अटैच्ड होते हैं ऑन द surface of another
सब्सटेंस। क्लियर है? बात समझ में आया? बात समझ में आई या नहीं आई? चलो इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, शायद आप कुछ रिलेट कर पाओ। कभी आप दिन में बाहर निकलते हो ना, बाइक चला के, कार चला के, या कहीं घूमने जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो कभी आपने देखा, या बाई बस के थ्रू जाते हो जैसे भी, या ट्रेन के थ्रू कभी सफर किया होगा, तो आप अपने फेस पर देखते हो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ तो जम जाता है, राइट? जब आप रूमाल से मुंह पोंछते हो आप अपना, या किसी टॉवल से मुंह पोंछते हो, तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ तो आता है ना, यस सर। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो दूसरा भी एग्जाम्पल दूंगा, आप ये समझो, जो आप रिलेट कर पा रहे हो, जो एग्जाम्पल आपने देखे हैं वो आप मैं बता रहा हूँ। जब आप कहीं घूमने जाते हो, आपके मुंह पर दिन भर आपने घूमा, दिन भर घूमने के बाद मुंह के ऊपर आपके डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं। वो पार्टिकल क्या आपके अंदर जाते हैं क्या, स्किन के अंदर जाते हैं क्या? क्या पार्टिकल डस्ट में जम के आपके जीभ में टेस्ट आता है क्या पार्टिकल्स का? नहीं नो सर। नहीं ना। इसका मतलब वो सरफेस पर ही रहते हैं ना। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, आपके सरफेस पर ही रहते हैं। बात समझ में आया? यस सर। ओके। सेम केस अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपके लिए, सिल्का नाम सुना? सिल्का जेल, जो पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ के आए, सिल्का जेल। सिल्का जेल क्या होता है? सिल्का जेल भी आपका एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होता है। जब आपने कोई मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हो, या कोई लैपटॉप डिवाइस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह, या कोई बॉटल खरीदने जाते हो, कोई बैग वगैरह खरीदने जाते हो, तो उसके अंदर एक पैकेज पड़ा रहता है, छोटा सा पैकेज, उसमें सिल्का जेल लिखा रहता है। देखा कभी कि नहीं देखा? हाँ सर। ओके। वो सिल्का जेल क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। जो जैसे हमने एक जो आपका मिल्टन का बॉटल आता है ना, यस वो सर। बॉटल, जाना कोई स्टार बाजार जाना यहाँ पर, और देखना उस मिल्टन के बॉटल के अंदर एक एक सिल्का पैकेट तो पड़ा ही होगा, डेफिनेटली पड़ा होगा। वो इसलिए यस सर। पड़ा रहता है कि उसके अंदर जो जितनी सारी एयर रहती है या मॉइस्चर रहता है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। अगर किसी चीज के अंदर पानी रहेगा बहुत दिन तक, बहुत सारी गैसेस वगैरह रहेंगी, तो वो स्मेल करने लगेगा, गंदा स्मेल आ जाएगा वहां से। ओके। तो कोई फिर बॉटल खरीदेगा ही नहीं, फेंक देगा, यार इतना गंदा बॉटल है, राइट? तो यहाँ पर सिल्का का एक पैकेट डाल देते हैं, तो जो अंदर मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, लाइक सिल्का जेल, क्ले, क्ले भी इसी का टाइप है, जो आपका नॉर्मल क्ले होता है। चारकोल नाम सुना? सर। चारकोल फेस वॉश नाम सुना? हाँ सर। यस सर। यही काम करता है आपका, एड्जॉर्प्शन करता है। वो आपके जो फेस पर जो एड्जॉर्ब की हुई पार्टिकल्स है ना, गंदगी है दिन भर की, वो चारकोल क्या करता है? वो चारकोल आपके फेस से निकाल के वो खुद एड्जॉर्ब कर लेता है और पानी के साथ बाहर कर देता है। समझ गए? ये चारकोल से होता है। ओके। चारकोल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चारकोल्स आते हैं। कुछ चारकोल्स ऐसे होते हैं जिनसे फेस वॉश बनाया जा सकता है, कुछ चारकोल अलग होते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मास्क नाम सुना होगा आपने कभी, कोई इंडस्ट्री में जब अंडरग्राउंड जाते हैं या कहीं पर गैसेस होती है, कोई मूवी वगैरह देखते होंगे ना, तो मूवी में वो मास्क लगा रहते हैं ना, मास्क। यस। ओके। आई थिंक बैटमैन देखा होगा ना सबने, बैटमैन सेकंड पार्ट जिसमें गॉथम का रहता है नाम, हाँ उसमें वो मास्क लगाए रहता है ना, तो इस टाइप के हाँ। मास्क होते हैं, उसमें चारकोल रहता है अंदर। चारकोल क्या करता है? जो आपस की सराउंडिंग की गैसेस होती है ना, उस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहां पर बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो क्या करता है? मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चारकोल होते हैं, वो बहुत सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो चारकोल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? ये मोस्टली मेथेन गैस को एब्जॉर्ब करता है। ओके। जो हम लोग अंडरग्राउंड काम करने में, जब आप अंडरग्राउंड टनल वगैरह आपको बन रहता है, उस टाइम यूज आता है। ओके। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इसमें एग्जाम्पल है, अगर हम बोले फाइनली, डिवाइडेड तो नहीं बोल सकते हैं, फाइनली पाउडर बोल सकते हैं, या ग्राइंड बोल सकते हैं, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड और पाउडर्ड।
मेटल्स लाइक कौन सी, प्लेटिनम, निकिल, राइट। याद आया कुछ? निकिल के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब करते थे, जो आपका रिडक्शन में काम आता है पूरा ऑर्गेनिक में, H2Ni से रिडक्शन करते हैं हम लोग। डिड यू नो दैट? हाइड्रोजन गैस को हमको स्टोर करके रखना है, तो कैसे स्टोर करके रखोगे? तो निकेल हो सकता है या प्लेटिनम हो सकता है, उसको फाइनली डिवाइड कर देंगे, एक पाउडर फॉर्म में कर देंगे, फिर हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, तो वो हम हाइड्रोजन गैस इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। बात समझ में आया? ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इस सब चीजों से आपको आइडिया लग गया होगा कि एडजॉर्प्शन दैट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, राइट। जो आपका एडजॉर्प्शन है that depends on the surface area. ओके, समझ में आया? So adsorption depends on the surface area. Surface area पर depend करता है, तो basically we can say that अगर surface area ज्यादा होगा, if surface area increases, that means adsorption भी increase होगा आपका, right? जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा adsorption होगा। बात समझ में आया कि नहीं? Yes. ओके, ये चीज आई थिंक क्लियर होना चाहिए सबको। ओके, नाउ एडजॉर्प्शन के बाद एडजॉर्प्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ यूजेस होते हैं कि चारकोल किस तरीके से यूज होता है टू एडजॉर्ब O2 गैस, नाइट्रोजन गैस, वो आपके यूजेस होते हैं, वो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज आपका नोट्स में एग्जाम्पल लिखा होगा। ओके, नाउ इसमें दो चीज और होती है। जब एडजॉर्प्शन होता है तो दो चीजें आपकी पॉसिबल है, एक तो जो एडजॉर्ब कर रहा है, एक वो मटेरियल जिसको एडजॉर्ब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जैसे हम बोला है ये आपका सरफेस पार्टिकल है, यहाँ से इसको एडजॉर्ब करना है, तो एक तो आपका ये मटेरियल, एक आपका ये मटेरियल, दो चीजें हैं, इसका एडजॉर्प्शन हो रहा है और ये आपका एडजॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आया? ओके, तो इन दोनों पार्ट्स के अलग अलग नेम होते हैं। ओके, द नेम नंबर वन, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट किसे बोलते हैं बेटा? एनीवन? द सब्सटेंस द सब्सटेंस जो आपका सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, विच एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्ब मीन्स जिसके सरफेस पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, द सब्सटेंस, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। ओके, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस विच एडजॉर्ब with adsorb, okay, on the surface of adsorbent are called adsorbate, right?
बात समझ में आया? द सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है विच आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ओके, आर कॉल्ड एडजॉर्बेंट। समझ गया बेटा? अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो चारकोल होता है, चारकोल ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस को एडजॉर्ब करता है, तो इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट कौन सा है? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट कौन सा है? एनीवन? किसी को आइडिया नहीं है? हु इज एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट कौन सा है? Adsorbent charcoal. यस, ये आपका एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, ओके। चलो, नहीं आइडिया तो आप क्या करोगे, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे। नेक्स्ट आपका है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होगा? एडजॉर्बेंट का डेफिनेशन एनीबॉडी, कोई बताएगा? जिस पर एडजॉर्बेट ऑब्जॉर्ब होगा। विच, या हम इस तरीके से लिखेंगे, एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस, ओके, on the surface solid, liquid or gas substance on the surface, सरफेस पर जिसके एडजॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। बात समझ में आया? चलो पूरा डेफिनेशन लिख लो सही से, आप लोग समझ नहीं पाओगे, ओके, मुझे पता है। द सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके, substances on the surface of which adsorption take place। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नहीं लिख, एक पॉइंट ज्यादा लिख दिया, गैस। गैस मोस्टली एडजॉर्बेंट का काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पर आप गैस को हटा भी सकते हो, ओके। उसके एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि गैस क्यों नहीं करता इस तरीके से काम, ओके। तो यहाँ पर गैस आप हटा भी सकते हो, ओके, बट कहीं कहीं पर आपका गैस एडजॉर्बेंट का काम कर सकती है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बट क्रॉस कर दे रहा हूँ, उसको याद रखना, ओके ना। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नोट डाउन करो, समझना। एग्जाम्पल क्या है, जो आपका चारकोल होता है, पीटी, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकेल हो गया, सिलिका जेल हो गया, ओके, ये सारी चीजें क्या है बेटा? एडजॉर्बेंट, राइट? चारकोल, सिलिका जेल, इसके बाद आपका पीडी हो गया, पीटी हो गया, निकेल हो गया, और जिलेटिन भी आपका होता है, एक्सट्रैक्टर। ये सारे क्या है बेटा? एडजॉर्बेंट है। ये किसको एडजॉर्ब करते हैं?
ये आपका O2 को और N2 को एक्स्ट्रा, यस बोलो, एनी डाउट? मॉइस्चर को H2 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 इस तरह की चीजों को ये अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या चीज हो जाएंगी? एडजॉर्बेट, और ये आपका एडजॉर्बेंट, राइट? Yes. समझ गए? नाउ इसके बाद सेकंड प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझते हो? सेकंड है, मैं नेक्स्ट पेज से लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ए बी एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? एडजॉर्प्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन क्या होगा? नहीं पता? The substance is uniformly distributed throughout the body. Uniformly distributed होना चाहिए, right? Substance uniformly distributed throughout the body of solid. Body of solid. For example, स्पंज देखा सबने? स्पंज, स्पंज Yes. देखा? स्पंज को अगर वाटर में ड्रॉप करते हैं तो उसमें पूरा वाटर सोख लेता है, वो गीला हो जाता है, राइट? Yes. देखा ना? स्पंज वो पूरा वाटर सोख लेता है, तो वो फिनोमिना आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, कोई भी कपड़ा लेते हो या आपका रूमाल लेता है, तो रूमाल को एक पोर्शन आपने पानी में डाला, तो वो पानी धीरे धीरे करके पूरे रूमाल में आ जाता है ना, एब्जॉर्ब करता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा तो नहीं है किसी भी कॉर्नर पर आपका कम पानी है, किसी भी कॉर्नर पे आपका ज्यादा पानी है, राइट? वो फिनोमेना आपका होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आई थिंक आप लोग सब लोग जानते हैं, एब्जॉर्ब कर लेना होता है, ओके? कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो चलो इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है, ओके? अभी मैं बोल रहा हूँ सेकंड। फर्स्ट वन क्या बोलता है बेटा? ओनली सरफेस पर आपका हो रहा है फिनोमेना, राइट? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओनली सरफेस पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कौन सी फिनोमेना? एडजॉर्प्शन। Absorb. अभी यहाँ पर पूरा पानी आपका जो भी वाटर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया पूरे पोर्शन में, ओके? ये कौन सा फिनोमेना है आपका? एडजॉर्प्शन, ओके? नाउ थर्ड वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। यहाँ पर आपकी दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं इसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं, दैट फिनोमेना, यहाँ पर एक चीज हो रही है, सेकंड में आपका सरफेस पर भी हो रहा है, ओके? क्लियर है ना? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, फर्स्ट वन कौन सा? पहले फर्स्ट का एग्जाम नाम बताओ। Adsorption. सेकंड वन? Absorption. एब्जॉर्प्शन। थर्ड वन? थर्ड वन मेरी तरफ से नाम ले लो, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन बोल सकते, ओके? SORPTION, क्लियर है?
तो आप सॉर्प्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है इसका, क्या हो सकता है डेफिनेशन इसका, बताओ। बोथ प्रोसेस combination of both. टेक प्लेस, क्या बोले बेटा? साइमल्टेनियसली, Combination of both the process. कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चल रही है। ओके, प्रोसेस कौन सी है दोनों? एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। अभी हर जगह पर आप ये वर्ड यूज करते थे आज तक, ओके, तो ऐसा नहीं यूज करना है, इस वर्ड की भी कुछ मीनिंग है, समझ गए? क्लियर है ना? चलिए, अभी इन दोनों वर्ड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आप लोग लिख सकते हो या फिर मैं बताता हूँ आपको, आप लोग लिख सकते हो। ओके, द डिफरेंसेस इज कॉल्ड, ये चैप्टर पूरा का पूरा थियोरेटिकल है बेटा, ये इसको बोलेंगे प्योर इनऑर्गेनिक चैप्टर। ओके, यहाँ पर तो रिएक्शन भी नहीं मिलेंगे आपको, एक भी रिएक्शन देखने को मिल जाए, एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर याद हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एडजॉर्प्शन लिख रहा हूँ। ओके, एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस फर्स्ट वन क्या है बेटा? फर्स्ट डिफरेंस ऐसा हो जाएगा, अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात करूं, एडजॉर्प्शन में क्या हो जाएगा कि जो दैट इन्वॉल्व, क्या बोला, टेल मी, क्या बोल रहे हो? Surface phenomenon. यस, सरफेस फिनोमेना हो सकता है, ये आपका बल्क फिनोमेना। फर्स्ट वन बोलेंगे सरफेस फिनोमेना, ये बोलेंगे बल्क फिनोमेना। ओके, एंड बॉडी फिनोमेना, या बोल सकते हैं होल बॉडी मटेरियल इन्वॉल्व रहता है, या बॉडी फिनोमेना। चलो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सरफेस phenomena, that is bulk phenomena। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट आपका होगा कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है ये बहुत फास्ट होती है बेटा, राइट? एडजॉर्प्शन प्रोसेस आपकी फास्ट होती है बिकॉज सरफेस पार्टिकल ही तो इन्वॉल्व करना है। बात समझ में आया? Yes. सरफेस पार्टिकल ही तो इन्वॉल्व करना है, तो ये प्रोसेस आपकी फास्ट हो सकती है, राइट? तो ये सरफेस फिनोमेना है, ये आपका बल्क फिनोमेना। तो ये प्रोसेस फास्ट बोल सकते हो। ओके, इट इज अ फास्ट process and it is a slow process। बात समझ में आया? अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि अगर बोलें कि इट बेसिकली स्टार्ट होता है बहुत ही स्लोली, एडजॉर्प्शन आपका बहुत ही स्लोली स्टार्ट होता है ना, एंड लास्ट में स्पीड पकड़ लेता है तो फास्ट हो जाता है। बट जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी स्पीड आपकी यूनिफॉर्मली रहती है, राइट? समझ में आया? ऐसा लिख सकते हैं, स्टार्ट रैपिडली एंड लास्ट में स्लो हो जाता है, दैट इज इसका पॉइंट थर्ड, दैट हैज यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड ये पॉइंट कैसा बेटा? रैपिड बिगनिंग होगी, मींस बहुत फास्ट तरीके से स्टार्ट होगा। अभी मैं स्लो बोल रहा था, उसके लिए सॉरी थोड़ा सा। रैपिड बिगनिंग होगा एंड स्लो हो जाएगा एट दी, Equilibrium. यस, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर स्लो हो जाएगा, और एंड बोल सकते हो। ओके, या एट द इक्विलिब्रियम पर आपका स्लो हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा इसमें। फोर्थ पॉइंट आप सीधे लिख सकते हो कि, और क्या लिख सकते हैं,
अच्छा, कंसंट्रेशन सरफेस पे कंसंट्रेशन आपका थोड़ा सा हायर हो सकता है, ओके, एंड इसमें कंसंट्रेशन आपका सेम हो सकता है। बेसिकली that adsorption involve higher concentration of gas on the surface, okay, and absorption involve the uniform concentration of the bulk material. इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होगा यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगा, कहीं पर भी आप देखो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन एट द सरफेस पर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, देखो ये चीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप नहीं समझ सकते कि ये क्या चीज है, क्या क्यों हो रहा है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप पूरा कंसेप्ट ही गलत गड़बड़ हो जाएगा आपका। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, इसके बाद आते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन। देखो इस सिलेबस में अगर मैं बात बोलूं, इस सिलेबस में आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कुछ है नहीं, एब्जॉर्प्शन के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बिकॉज ये सीधा सीधा होता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी सबको पता रहता है, इसके बारे में जानकारी। ओके, इसके बारे में थोड़ा कम लोगों को आइडिया रहता है, इसलिए एडजॉर्प्शन ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा इन दिस चैप्टर। आया बात समझ में? ओके, तो एडजॉर्प्शन के कुछ टाइप होते हैं। टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं एडजॉर्प्शन के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। फर्स्ट वन होता है फिजिक्स ऑप्शन, सेकंड वन हो जाता है केमिस ऑप्शन, या फिजिक्स ऑप्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। बात समझ में आया? मैकेनिज्म जो पार्ट है, मैकेनिज्म पार्ट को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ऑफ दी थोड़ा सा आपको डिफरेंस आइडिया होना चाहिए। ओके, मैकेनिज्म मींस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है। थोड़ा सा अगर मैं आइडिया दूं आप लोगों को, आप इस तरीके से सोचो कि जो आपका पार्टिकल्स होता है सरफेस पर, उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, पहले ये बताओ। जो आपका, चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैकेनिज्म का किस तरीके से। लेट से ये आपका सरफेस है, एक बीकर लिया मैंने, यहाँ पर एक भी पार्टिकल्स जो थे सब कर दिया, बल्क में आपके पार्टिकल्स, ये सारे बल्क में पार्टिकल्स। ओके, नाउ अभी सोचो ये जो सारे पार्टिकल्स आपके बल्क में हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस पार्टिकल के बारे में, इस पार्टिकल के बारे में। अगर आपका जो नीचे वाला पार्टिकल है, लेट से बल्क वाला पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल्स के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, राइट? इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा, इसमें भी लग रहा होगा, इसमें भी लग रहा होगा, इस पर भी लग रहा होगा, इस पर भी लग रहा होगा, इस पर भी लग रहा होगा। सारे डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे बेटा, फोर्स सारे डायरेक्शन में लग रहे होंगे कि नहीं? हाँ सर। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैं एक पार्टिकल को पकड़ के समझा रहा हूँ आपको, सारे डायरेक्शन में आपके फोर्स लग रहे होंगे, तो इन दैट केस ये वाला पार्टिकल एक स्टेबल कंडीशन में होगा, राइट? इस पार्ट ये आपका स्टेबल कंडीशन में होगा ना, कहीं पर मूव नहीं कर रहा होगा ना। इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो, इस वाले पार्टिकल्स के ऊपर आपका डाउनवर्ड फोर्स तो लग ही रहे हैं। अगर मैं बात करूं, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसका साइड में फोर्स लग रहा है, इसका साइड में फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स आपका हम बोल के चल सकते हैं कि नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इन दोनों का नेट फोर्स, चलो नेट फोर्स की बात ही नहीं करते, बेसिकली ये सरफेस को ऊपर वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये बात समझ में आया? ऊपर डायरेक्शन में एक भी फोर्स नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। Yes, sir. इसका मतलब ये वाला पार्टिकल्स को नीचे जाना चाहिए, जब ऊपर कोई फोर्सेस नहीं है तो नीचे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? आपने Yes. सरफेस टेंशन Surface. नाम सुना है? सरफेस टेंशन नाम सुना है? Yes, sir. सेम इसी टाइप का फिनोमेना होता है सरफेस टेंशन में भी, जो आपके कॉर्नर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं? जो आपका वाटर का शेप होता है इस तरीके से कुछ शेप हो जाता है, राइट? Yes, sir. ये सरफेस फिनोमेना की वजह से ही होता है।
बिकॉज ऑफ इस पार्टिकल पर आपके फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है, इस तरफ कोई, तो ये पार्टिकल्स नीचे खींचना चाहता है और ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे रहते हैं। इन दैट केस जो आपका सरफेस होता है ना, थोड़ा सा राउंड पकड़ लेता है, ओके, राउंड राउंड टाइप का दिखने लगता है। ये होता है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पर आपका सरफेस टेंशन ज्यादा हो रहा है, ओके। ये तो थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट हो गया। नाउ अभी समझते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट बना है आपका, इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस करने के लिए टॉप वर्ड कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपका नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट? बट आपका पार्ट ये नीचे नहीं जाता है, तो आपको फील होता है कि ये कहीं से तो फोर्स गेन कर रहा होगा। तो ये फोर्स गेन कहाँ से कर रहा होता है? जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, वहां से फोर्स गेन कर रहा होता है। एयर के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ये लेट से मैं बोल रहा हूँ, एक पार्टिकल्स यहाँ पर, एक पार्टिकल्स यहाँ पर ये इस तरीके से फोर्स लगा रहे होते हैं, जो इस फोर्स को बैलेंस करके रखता है। बात समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो जो आपका सरफेस, तो ये मैकेनिज्म का डेफिनेशन मैं थोड़ा सा बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए आप इतना समझो कि इस तरीके से प्रोसेस होती है। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, आप ध्यान से समझो। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कौन कौन सा टाइप होता है? नंबर 1, PHY फिजिसॉर्प्शन, ओके। सेकंड वन, ये सॉर्प्शन वो वाला नहीं है, ये एडजॉर्प्शन का ही पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये केमिसॉर्प्शन, इसका सेकंड नाम होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसका सेकंड नाम है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, अभी आप समझो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन आप समझो, बिना कोई केमिकल रिएक्शन के आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो बिना केमिकल रिएक्शन के क्या कोवलेंट फोर्सेस और आयनिक फोर्सेस काम करते हैं? क्या नहीं करते ना, सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्स काम करते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूं फिजिकल एडजॉर्प्शन में, फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज कॉज्ड बाय द वॉन डेर वाल फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर वॉन डेर वाल फोर्सेस। केमिकल एडजॉर्प्शन कब होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन तब होगा जब कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगी। बात समझ में आया? विदाउट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आपका केमिकल एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आपका केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। नॉर्मल कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो आपका वॉन डेर वाल फोर्सेस तो काम कर ही रहे हैं, उस केस में आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। सेकेंड पार्ट है कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। आपका कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, किसी भी सिस्टम के साथ ये एडजॉर्प्शन हो सकता है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन एक हाईली स्पेसिफिक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही होती है, और जो रिएक्शन हो रही होती है वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल होती है। एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया, बॉन्ड टूटेंगे तो अलग प्रोसेस होगी, ओके। जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। समझ में आया? जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं तो यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वॉन डेर वाल फोर्सेस के लिए बहुत ही लो होती है। एंड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फॉर केमिकल फोर्सेस मींस केमिकल फोर्सेस कहाँ पर है? केमिकल फोर्सेस कोवेलेंट फोर्सेस, यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन काफी हाई होगी। आप इसका डिफरेंसेस एनसीईआरटी बुक में डिट्टो लिखा होगा, वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ओके।
लिख नहीं रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर, मैं यहाँ पर कॉपी करके समझा रहा हूँ आपको। ओके, जस्ट अ सेकेंड। दिख रहा है बेटा सबको? स्क्रीन में दिख रहा है? ऑल ऑफ यू बोलो, दिख रहा है ना? दिस इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। ये पॉइंट वाइज पॉइंट है, बोर्ड में आपके आते हैं, जेई में कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। लिख के ले लो, जे नीट में नहीं आने वाला, ये सिर्फ बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। ओके, so it caused by intermolecular van der Waals forces। यहाँ पर intermolecular van der Waals forces होते हैं। आई थिंक intermolecular आप लोग समझते होंगे, राइट? इंटरमोलिकुलर van der Waals forces होते हैं, उनकी वजह से देखो, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया ना, दैट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज बेस्ड ऑन द फोर्स बिटवीन देम। ओके, बेस्ड ऑन द अट्रैक्शन फोर्स। ओके, जो आप इनके बीच में फोर्सेस डेवलप्ड हो रहे हैं ना, नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन किसके बेटा? एड एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस होता है ना, उसके बेस्ड पर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन की फर्स्ट पॉइंट ये है, दैट इज कॉज्ड बाय van der Waals फोर्सेस। ओके, van der Waals फोर्सेस की वजह से आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, एंड दैट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिना केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा नहीं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताते चलो, अदरवाइज ये चैप्टर रटने का है बेटा। ओके, जहां पर टेक्निकल चीज आएगा मैं खुद दिल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कि इस चीज को समझो आप। इट इज Yes, नॉट, sir. इट इज, क्या बोला बेटा? कोई डाउट? इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स ये इतना ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होता है और ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। समझ गए? स्पेसिफिक मीनिंग कुछ नहीं है कि ये आपका कहीं भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर दिख नहीं रहा, ये सब जगह हो रहा होता, ये हाईली स्पेसिफिक कंडीशन में ही होगा। समझ गए? एडजॉर्प्शन कहीं पर भी होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आप देख नहीं पा रहे होगे बट एडजॉर्प्शन हो रहा होगा। अब जब आप, मैं इधर पे पढ़ा रहा हूँ सामने आपके, मुझे नहीं दिख रही है बट मेरे फेस के ऊपर बहुत सारे एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं। ओके, ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है, बट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उनके साथ। ओके, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। ओके, नाउ केमिकल एडजॉर्प्शन होगा जब हम किसी सरफेस के ऊपर रिएक्शन करा रहे होते हैं। ओके, वो आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, उसके भी एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। हाँ, ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन -20 से 40 डिग्री 40 किलो जूल पर मोल होती है। इस पॉइंट में आपका -80 से -20 टू 40 किलो जूल पर मोल होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, राइट? यहाँ पर वेरी लो होती है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई होती है। ये पॉइंट आप लर्न कर सकते हो। ओके, टिक लगाते जाता हूँ मैं, जिसको लर्न करना ना। नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व। इस एडजॉर्प्शन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना पड़ती है।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली एड्जॉर्प्शन हो जाता है। नाउ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, आपको एनर्जी देना पड़ेगा फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन करने के लिए। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है इन दैट केस में, यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ it forms multi-molecular layer on the adjorbent surface under the high pressure। देखो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या करेगा, सपोज ये मेरा एलिमेंट है तो इसके ऊपर एक ही लेयर फॉर्म होगी, जो मैंने ये लेयर बना दी एक लेयर फॉर्म होगी। फिर पॉइंट क्या बोला, इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर द हाई प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है तो एक तो ग्रीन कलर की लेयर थी, एक लेयर और हो जाएगी, लेट्स से एक लेयर और हो जाएगी। ओके समझ गए ना? तो यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्म हो गई, कब फॉर्म होती है, अंडर द हाई प्रेशर, अदरवाइज आपकी एक ही लेयर फॉर्म होने वाली है। बात समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट की एक ही लेयर फॉर्म होगी, समझ गए? अगर ज्यादा प्रेशर डालते हैं आपका क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर फॉर्म हो जाएगा। इट फॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर, यूनिमोलिकुलर लेयर मीन सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म करेगा, उसमें ही आपकी रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। समझ गए बेटा? यहाँ पर सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म होगा। इसके जो एग्जाम्पल है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट थोड़ा सा ठंड रखो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस आर एब्जॉर्ब रेडिली। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस, जो जल्दी लिक्विफाइबल हो जाती हैं, जल्दी लिक्विफाइड या लिक्विफाइड हो जाती हैं, वो गैस जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। समझे? इस पॉइंट में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस आर एब्जॉर्ब इजिली। पॉइंट सबको समझ में आया? दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट क्लियर है? मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस होंगी, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। नाउ गैस विच कैन रिएक्ट एडजॉर्बेंट शो केमी, जो जल्दी रिएक्शन कर सकती हैं वो आपके केमिकल ऑप्शन शो करेगी। हो सकता है कोई गैस ना रिएक्शन कर रही हो तो वो ये रिएक्शन नहीं शो करेगी, हो सकता है कोई रिएक्शन ज्यादा कर रही होगी तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। समझ गए? ये गैस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक कंडीशन है जो इजिली लिक्विफाइबल कंडीशन हो जाती है, वो आपका एडजॉर्ब जल्दी हो जाता है। बात समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? इट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये प्रोसेस आपकी डिक्रीज होती है। इट इंक्रीज विद द डिक्रीज विद टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये प्रोसेस आपकी इंक्रीज होती है। बात समझ में आया? क्लियर है ना? यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्लियर है? नाउ देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं दैट अफेक्ट द एडजॉर्बेशन, जो आपकी एडजॉर्बेशन एनर्जी होती है। चलो बिफोर एडजॉर्बेशन में आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ, मैकेनिज्म क्या चीज होती है। ओके, ये डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? ये डिफरेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ओके, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप गलती करके भी आओगे। ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, याद कर लेना इसको। जिस पॉइंट में दिक्कत होती है 2-3 बार पढ़ो और उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा चिंतन मनन करो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, जिसको नहीं आता देन मेरे पास बोलो ना, मैं समझाऊंगा आपको। ओके, नाउ हेडिंग लिखना आपको, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की क्या क्या मैकेनिज्म होती है? पहले मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो एडजॉर्प्शन होता है ना, एडजॉर्प्शन दैट इज ड्यू टू द सरफेस पार्टिकल्स, राइट? एडजॉर्प्शन ड्यू टू द सरफेस पार्टिकल, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, एंड अगर मैं बोलूं एडजॉर्बेंट आपका डिफरेंट स्टेट में हो और आपके एडजॉर्बेंट मीन्स जो आपका बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल एक डिफरेंट स्टेट में हो
और एट जो वेट आपका डिफरेंट स्टेट में हो, तो वो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं अभी तक। ओके नाउ जो पार्टिकल्स होते हैं एडजॉर्वेंट के और एडजॉर्वेट के म्यूचुअली बैलेंस होते हैं ऑन द सरफेस। म्यूचुअली बैलेंस मींस यहाँ पर समझना बेटा, ये चीज मैंने बनाया यहाँ पर। ओके ये चीज थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर फिर से मैं पार्टिकल्स अपने बना देता हूँ। लेट से जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल्स लिया मैंने और यहाँ पर आपका दूसरा पार्टिकल्स लिया। ओके इस केस में यहाँ पर सारे फोर्सेस लगे होंगे, जो बैलेंस कर रहे होते हैं उसको। सारे फोर्सेस मतलब, अरे भाई ग्रेविटी फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, और साइड के पार्टिकल्स का भी फोर्स, इस साइड के पार्टिकल्स का भी फोर्स, इस साइड के पार्टिकल्स का भी फोर्स। ओके इसका ग्रेविटी फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स, दुनिया भर के जितने भी फोर्सेस होते हैं सारे के सारे बैलेंस हो जाएंगे इस केस में। ये बात समझ में आया? दैट इज कॉल्ड बल्क particles. Okay now when we talk about the surface particle, सरफेस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगने वाले हैं, यहाँ पर फोर्स लगेगा दैट इज, देखो इधर पर पहले इसके पार्टिकल्स बना लेते हैं। ओके इस पार्टिकल के लिए फोर्स, इस पार्टिकल का फोर्स, इस पार्टिकल का फोर्स, इसका 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 सारे पार्टिकल्स का फोर्स लगने वाला है यहाँ पर। ओके इस केस में भी आपका यहाँ पर फोर्स लगने वाला है, इस पार्टिकल का फोर्स, इस पार्टिकल का फोर्स, इस पार्टिकल का फोर्स। ओके एंड यहाँ पर आपका साइड वाला पार्टिकल्स, ये साइड वाला पार्टिकल। ओके अभी जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जो चीज है दैट इज एयर। ओके तो एयर के पार्टिकल्स को हम इस तरीके से शो करते हैं। ओके दैट इज कॉल्ड एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल की वजह से आपके फोर्स लग रहे होंगे, एक यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, एक यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, एक यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। ओके इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल। आई थिंक ये चीज क्लियर है। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन, एक आपके सामने एक चीज क्लियर होना चाहिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो पार्टिकल्स स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? एनर्जी इंक्रीज मीन्स स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। decrease, वेरी गुड, स्टेबिलिटी डिक्रीज। अगर एनर्जी डिक्रीज है दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखना, कहाँ पर यूज होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके दिमाग में रखना। ओके हाई एनर्जी की वजह से आपका ओनली डाउनवर्ड, चलो हाई एनर्जी भूल जाओ अभी, ओनली डाउनवर्ड फोर्स, इस केस में एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। इस केस का मीनिंग मैं ये बता रहा हूँ, इस सरफेस पार्टिकल के ऊपर, सरफेस पार्टिकल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, hence we can say that it is not stable, right? it is not stable, नहीं स्टेबल होगा क्या? इस तरीके से बोल रहे हैं हम लोग सरफेस पार्टिकल के लिए। सरफेस पार्टिकल का मीनिंग ये होगा, ओनली, अभी एयर का मीनिंग जो है, एयर छोड़ दो, ओके एयर बाद में लेके आते हैं हम लोग। ओनली डाउनवर्ड फोर्स is there, okay, and hence it is not stable। समझ गए? ये स्टेबल नहीं है। ओके एंड क्या करेगा ये? एंड
try to balance its force to gain stability. Try की spelling TRIES, tries to gain stability. आई थिंक ये बात समझ में आया. ओके. नाउ अगर मैं बल्क पार्टिकल की बात करूं तो बल्क पार्टिकल इज इक्वली अट्रैक्टेड. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बल्क पार्टिकल इज equally attracted by other bulk particle. So we can say that it is most stable, right? ये स्टेबल हो जाएगा. अरे भाई इस पार्टिकल के ऊपर चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो वी कैन से दैट ना इट इज स्टेबल. Yes, क्यों sir. स्टेबल है? बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल इक्वल फोर्सेस फ्रॉम द ऑल साइड. ओके, सारे फोर्सेस चारों साइड से इक्वल है तो वी कैन से दैट ये आपका स्टेबल है. राइट, ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए सबको. ओके. नाउ अभी देखो, जो चीज इसकी स्टेबिलिटी को आपको गेन करना है तो वी कैन, स्टेबिलिटी नहीं है ये, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज करना चाहता है तो वी कैन से दैट जो सरफेस पार्टिकल होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी, लेस एनर्जी होगी ना. यहाँ तक बात समझ में आया ना? हाँ सर. ओके. तो सरफेस पार्टिकल्स क्या करेंगे? सरफेस पार्टिकल विल ट्राई टू एब्जॉर्ब द एयर पार्टिकल और गैस पार्टिकल ओवर टू गेन द स्टेबिलिटी. अभी सरफेस पार्टिकल की एनर्जी स्टेबिलिटी कम है तो ये क्या करेंगे? ये ट्राई करेंगे कि भाई इसको कहीं से तो स्टेबिलिटी मिल जाए, कहीं से तो कोई ऐसा चीज मिल जाए जो इसको स्टेबल रखे. ओके. तो यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं मैं. पॉइंट इज दैट surface particle will try to absorb the air particles, or you can say gases over it to gain stability. बात समझ में आई? क्लियर है? नाउ जैसे ही इसको एयर पार्टिकल्स मिल जाएगा, एज सुन एज द एयर पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस पार्टिकल के बिटवीन में तो ये स्टेबल हो जाएगा. ओके. रिमेम्बर ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेंगी, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पर. ये सारी चीजें आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है. ओके. सो एज सुन एज द एयर पार्टिकल और गैसेस लिख सकते हैं adsorbs on the surface of on the surface of on the surface particle. ओके. समझ गए? तो क्या हो जाएगा? इट बिकम स्टेबल. पॉइंट समझ में आया बेटा? सरफेस पार्टिकल ने क्या किया?
सरफेस पार्टिकल की वजह से ये स्टेबल हो गया, तो बिकॉज ऑफ एयर पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, तो सरफेस पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो गया। नाउ अभी मेन पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज स्टेबिलिटी ऑफ सरफेस पार्टिकल इंक्रीज, एज stability of surface particle क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो सरफेस पार्टिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, तो जो एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। Decrease. एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी, बाय द रिलीजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट। एनर्जी डिक्रीज कैसे होगी, बाय द रिलीजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी, समझ गए। तो इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि जो आपके प्रोसेस होते हैं, ये आपका मेजर पॉइंट आया। सो वी कैन से दैट जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है, कैसी है बेटा, एडजॉर्प्शन इज एन एक्सो और एंडो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पॉइंट समझ में आया। इस लाइन का मीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर एनर्जी का जो आपको बॉक्स बनवाया था कि इसको यूज होने वाला है। बात समझ में आया कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या है। जैसे ही ये पार्टिकल इसके साथ एडजॉर्ब करेंगे, तो यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी किस तरीके से बाहर निकलेगी, लेट्स से मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से एनर्जी बाहर निकलने वाली है आपकी, एनर्जी ऐसे ऐसे बाहर निकलेगी। ओके, ये एनर्जी आपकी रिलीज होने वाली है। बात समझ में आया, क्लियर है ना। जब बात समझ में आया तो वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ना ये बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, यू आल्सो नो दैट एडजॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा जी कैसा चाहिए होता है, नेगेटिव, राइट। डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है, तो डेल्टा जी का रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T delta S. टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है, Enthalpy change. एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस क्या है, Entropy change. एंट्रोपी। एंड डेल्टा जी दैट इज गिव्स एनर्जी, राइट, गिव्स फ्री एनर्जी। एंड टी क्या है, टेम्परेचर। ये आइडिया लगा। नाउ डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए, टू गेट डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब एंथैल्पी शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव। एंथैल्पी आपकी मोर एंड मोर नेगेटिव होना चाहिए ना। चलिए, इसके लिए एक कंडीशन आप बना सकते हैं ना, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन थर्मो में पढ़ी होंगी आपने। ओके, डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा कि ये पॉजिटिव होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, उस एग्जांपल से शायद आप समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो थर्मोडायनेमिक एक बार खोल के देख लेना। ज्यादा कुछ यूज नहीं है यहाँ पर बस इतना ही यूज है। ओके, इतना याद कर लो कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एच को कैसा रखा जाता है। ओके, तो टू गेट माइनस डेल्टा जी enthalpy, enthalpy should be more and more नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यस, टोटल नेगेटिव होने के लिए। चलो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे डेल्टा एस,
डेल्टा एस आपका क्या है, -10 एनर्जी ले लिया इसका, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 300 केल्विन ले लिया, ओके। एंड फिर डेल्टा एच भी ले लिया आपका -5000 किलो जूल पर मोल। बिकॉज मैंने बोला मोर एंड मोर नेगेटिव बोला ना, तो जब ये चीज ज्यादा नेगेटिव होगी तो आप पुट करो, डेल्टा जी में पुट करेंगे तो डेल्टा जी क्या जाएगा, -5000, 5000 माइनस आएगा एंड माइनस ऑफ यहाँ पर 300 इंटू -10, तो यहाँ पर जो चेंज आने वाला दैट इज -2000, राइट। ये इसलिए मैंने बोला बिकॉज ऑफ एंट्रोपी तो आपका नेगेटिव होगा ना, एंट्रोपी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच आपका क्या हो जाएगा, +T डेल्टा एस। इस केस में आपको डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव चाहिए होगा, तभी जाकर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात समझ में आया सबको? Yes, sir. गुड वन, ओके। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लिया ना। इस पॉइंट के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि डेल्टा जी इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो, अच्छा एंट्रोपी नेगेटिव कैसे होगा, एनीबॉडी कोई बताएगा? इस प्रोसेस में एंट्रोपी नेगेटिव कैसे होगा? अरे पहले पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर घूम रहा था ना बेटा, ये पार्टिकल स्टेबल होके एक जगह हो गया ना, रैंडमनेस को ही तो एंट्रोपी बोलते हैं। तो उस सरफेस पार्टिकल की रैंडमनेस तो डिक्रीज हुई ना, Yes, sir. एंट्रोपी नेगेटिव हो गया आपका, समझ गए ना? हाँ सर। ओके, सुनाओ इससे हमको इस पूरे प्रोसेस से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एडजॉर्प्शन जो होती है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ओके, एंड एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एडजॉर्प्शन। यहाँ पर डेल्टा एच आपका माइनस नेगेटिव होना चाहिए एंड डेल्टा एस एंट्रोपी भी आपका। चलो तीनों कंक्लूजन यहाँ पर लिखो। कंक्लूजन नंबर 1, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, राइट। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, इंटरमोलिकुलर मूवमेंट, मैं एंट्रोपी लिख सकता हूँ, चलो मूवमेंट लिखता हूँ, ओके। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डिक्रीज होगा ना, बिकॉज स्टेबल हो गया ना वो कंपाउंड, वो एलिमेंट, वो पार्टिकल्स, राइट। क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज मतलब डेल्टा एस नेगेटिव, राइट। थर्ड, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। बात समझ में आया, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. गुड, ओके। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें जो भी आपका रिलेशन बनता है डेल्टा टी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में जो भी रिलेशन बनता है वो आप थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो, आपका समझ में आएगा। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई, आप बात समझ गए, ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट, अच्छा, फैक्टर दैट अफेक्ट टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहले तो ये सोच लो, नेचर ऑफ एडजॉर्वेंट, जो आपका एडजॉर्वेंट है, एडजॉर्वेंट्स मींस जो आपका बल्क पार्टिकल्स है, उस बल्क पार्टिकल पी पर भी डिपेंड करता है एंड उस गैस पर भी डिपेंड करता है जिस गैस को हम एडजॉर्वेट कर रहे हैं, राइट। तो नेचर ऑफ एडजॉर्वेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्वेट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ज्यादा हो जाएगा आज के लिए आपके लिए, ओके। बहुत थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हो गई, ओके। तो आपको क्या करना है, एक ही पेज पढ़ाया अभी तक एनसीईआरटी से, आप देखोगे तो एनसीईआरटी का एक ही पेज है,
ये आपका बेसिक था डेफिनेशन, इसमें कुछ नहीं करना था। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, कुछ नहीं है, सरफेस फिनोमिना याद करो। सिलिका जेल, क्ले, चारकोल, फाइनली डिवाइडेड और पाउडर्ड लिख सकते हो। मेटल लाइक निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सारे मेटल्स फाइनली डिवाइड करते थे बिकॉज हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने के लिए, नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब करने के लिए। ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन आपका इंक्रीज होता है। एडजॉर्बेट क्या है? जिस पार्टिकल का एडजॉर्प्शन हो रहा है वो आपका एडजॉर्बेट है। एडजॉर्बेंट क्या है? जो एडजॉर्प्शन कर रहा है। ओके, इसका मतलब होता है करना, जो आपका कर रहा है एडजॉर्बेंट वो आपका हो जाएगा एडजॉर्बेंट। ओके, तो जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है दैट मीन ये वो स्पीसीज है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये वो स्पीसीज है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला, राइट? समझ में गए? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसका ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ओके, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट समझ लेना, दिमाग में बसा लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करने का, सीधी सीधी डेफिनेशन आती है इनके ऊपर, 1 मार्क्स में आती है तीनों की डेफिनेशन। ओके, नाउ ये एडजॉर्बेंट क्लियर हुआ। नाउ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन वो फिनोमिना होता है जो सरफेस के अंदर तक जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, वो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट एडजॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, अभी तक तो नहीं पढ़ना, आगे भी नहीं पढ़ना होगा। जो भी कहानी है एडजॉर्प्शन के ऊपर कहानी है, ये दोनों फिनोमिना सेकंड एंड थर्ड आपके सिलेबस में है, बट क्या है, कोर्स में है नहीं, आपके चैप्टर्स में ज्यादा कुछ है नहीं कहानी। ओके, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन बहुत ही सिंपल होते हैं। क्या ही है, जो भी रिएक्शन होगी सारे पार्टिकल्स में रिएक्शन होगी, जो भी रिएक्शन होगी अंदर बाहर दोनों में रिएक्शन होगी, तो फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों की चीजों में। जो भी रिएक्शन है इसमें फर्क पड़ता है बिकॉज इसका सरफेस पार्टिकल ही इन्वॉल्व रहते हैं, इनसाइड पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। जो भी रिएक्शन होती है यहाँ पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो उसको याद करके रख लेना। ओके, नाउ ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है सॉफ्शन, तो दोनों प्रोसेस टेक प्लेस होती है साइमल्टेनियसली। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं? तो डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन द फोर्स बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ इतना बोल बोल के। ओके, सो दोनों आपके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट दोनों चीजों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको बेस रखते हुए आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना बाय हार्ट। कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आप भूल मत जाना। आप जरूरी नहीं कि यही लिख दो, कुछ और भी लिख दो, बट एटलीस्ट 5 तो लिख के आना है डिफरेंस बिटवीन कंपेरिजन में। एटलीस्ट 5 लिख के आना, जो मर्जी हो आप 5 याद कर सकते हो। ओके, बट जो 3 में टिक लगा हुआ ये तो कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मैंने अच्छे से भी समझा दिया। आई थिंक मैकेनिज्म में डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से देख लो एक बार। मैकेनिज्म क्या होता है? जो सरफेस का पार्टिकल होता है, सरफेस के पार्टिकल के ऊपर ओनली डाउनवर्ड फोर्स लगे रहते हैं, तो सरफेस के पार्टिकल की स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। बिकॉज सोचो एक ऐसा आदमी है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त पानी में डूब रहा है। ओके, जो डूब चुका है पानी में, इसको सोचो, जो ये डूब चुका है ये तो भगवान को प्यारा हो गया, इसकी स्टेबिलिटी तो खत्म है ना, समझ गए ना? इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इसको स्टेबिलिटी गेन करना है, इसको आप बचा सकते हो अभी, तो आप क्या करोगे? तो आप बचाने के लिए अंदर जाओगे, तो क्या करेगा? वो पकड़ेगा आपको, पकड़ने बचाने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ेगा। तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स को बचाने के लिए आते हैं। एयर के पार्टिकल्स ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बोलते हैं चल भाई तेरे को बचा लेते हैं डूबते हुए को, तिनके का सहारा। ओके, तो एयर के पार्टिकल्स आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, फिजिकल बॉन्ड जो आपका वंडरवॉल फोर्स हो, जो भी बॉन्ड बनाते हैं डिपेंड करता है सरफेस कौन सा, सरफेस क्या है, रिएक्शन कर रहा है एयर के साथ या नहीं कर रहा। तो बॉन्ड बनाएंगे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस बनेगा या आपका केमिकल फोर्सेस कोई होगा, उस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन होगी और उस पार्टिकल को ऊपर जिंदा रखे रहेंगे, डूब नहीं पाएगा। ओके, तो उसकी स्टेबिलिटी आपकी गेन हो जाएगी। जैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी आएगी तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी। अब भाई थक चुका है बहुत ज्यादा डूबते हुए, तो वो क्या करेगा? रिलैक्स फील करेगा, मजा आ गया, जिंदा रह गया, बच। ओके, तो उस केस में क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी रिलीज होती है तो वो आपको दिखने लगती है एनर्जी, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है, डूबते हुए को बचाया है, वो फिनोमिना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एन स्पॉन्टेनियस हो गया, ये आपके तीनों कंक्लूजन निकले। एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव, फ्रीडम मूवमेंट्स जो होगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गैस पार्टिकल्स, यहाँ पर गैस लिख लेना। ओके, ओके, एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हो गई, वो गैस पार्टिकल आपका फिक्स हो गया। ओके,
नाउ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ये तीनों कंक्लूजन याद किए रहोगे, हो सकता है आपका उद्धार हो जाए, अदरवाइज नहीं होने वाला। ओके, नाउ फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर दिस प्रोसेस एडजॉर्प्शन के लिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा अगर आपको एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी साइड में रख लेना, एनसीईआरटी से मैच करते जाना कि क्या क्या प्रोसेस हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसमें आप टिक लगाते जाना। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बेस्ट कहीं पर नहीं मिलेगा, अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, उसी एनसीईआरटी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? सो लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर फर्दर किसी को कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो वो रुक सकता है, अदरवाइज सेंटर पे हम लोग इवनिंग में B1 बैच के सारे बच्चे मिलेंगे, वहां पर आपको पी ब्लॉक और जो आपका टेस्ट है जो भी डाउट होगा सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ओके, सेंटर पे आना है कंपलसरी सबको। क्लियर है? आयुष, सामिनी, सतेज, पार्थ, प्रणव, रुद्र, समर्थ, देवशीष, वरद, इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ समझ में आया आज या नहीं आया? Yes, sir. ये एक बार Yes, sir. इस चैप्टर, बोलो बेटा कोई डाउट है? देखो मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर को फुर्सत से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। इस चैप्टर में आपको ढूंढने के लिए भी एक न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, ढूंढ के भी एक न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला। कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई रिएक्शन हो इसमें, सारा कुछ ऐसे ही रामायण महाभारत जैसा ही पढ़ने वाले हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है इसमें, लर्न करने वाली चीजें ज्यादा है, रटने वाली चीजें ज्यादा है, थोड़ा सा आपको समझ। ओके, सो चलिए बाय एवरीवन, इन केस कुछ डाउट हो तो हम लोग मिलते हैं सेंटर पे। बाय बाय। Bye, sir. बाय। Bye, sir. Bye.